ठीक है, उसमें मैं आपसे एनिमल लाइफ प्रोटोप्टस के बारे में बात हो रही थी। नवीना जरा क्लास हीलिएटा की एग्जांपल बताओ। सर क्लास हीलिएटा लिथोथेरिस कार्डिफॉर्मी पैरामीशियम स्टेंडर वर्टिसेलर right and Papillina ranirum so Papillina ranirum and Balantidium endozoon। ठीक है, Balantidium endozoon, ठीक है। सार्कोडेना की एग्जांपल्स बताओ। Dysphagia, Actinopsis and Globigerina ooze and Radiolarine ooze. They're also oil press. रेडियोलैरियन और ग्लोबिग्राइना की खास बात क्या है? Sir, they used in यूज्ड नहीं, मतलब ये है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? Oil prospector. Their presence indicate the presence of oil. Amoeba and amoeba is solid. ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिक। तो में आ रहे हैं क्या आपको नमाज पढ़ रहे हैं? आगे के बैठ, पहले सबसे अपनी पोजीशन बेहतर किया, आगे से बैठ, अब आपको बेटा आगे आने को आगे इस सीट पे नजर आ जाए, नहीं नजर आए तो पीछे चले जाएंगे। चलें, तो ये आपके पास हुई बात किसके बारे में? आपसे बात हुई मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में। आपको क्लास सेक्टोरियल बता रहा था। कोई सवाल किसी में करना है तो कर लीजिए। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिक का क्या कॉज करता है? ठीक है, डाइसेंट्री कॉज करता है। कोई सवाल किसी के जहन में है तो बता दीजिए, आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे फर्दर। मैंने अभी तक आपको जो क्लासेस बताई हैं, फ्लैजिलेटा बताइए, सीलेटा बताइए, सार्कोडिना बताइए। नेक्स्ट टू इट इज बात करने जा रहा हूँ आपसे क्लास सेक्टोरियल के बारे में। क्लास सेक्टोरियल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। Going to explain you sectorial. Cilia in initial life, ठीक है, इसमें आपको सीलिया मिलेंगे इनिशियल लाइफ में, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? फिर उसके बाद वो जो है अटैच्ड लाइफ गुजारेंगे। सेक्टोरियल की एग्जांपल आपके पास है एसिनिटा ट्यूबरोसा। खास बात है सीलिया इन इनिशियल स्टेज but spend attached life. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ये अपनी अटैच लाइफ गुजारेंगे। करेक्ट। जब ये छोटे होते हैं तो आपके पास इस तरह के होते हैं कि इनके पास ये सीलिया हो और ये पानी में तैर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये अपनी अटैच लाइफ गुजारेंगे। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास अटैच लाइफ जो है ये गुजारे।
ये देखिए, ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये मौजूद है आपके पास माइक्रो न्यूक्लियस और ये मौजूद है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, ये नॉब्स मौजूद है, नॉब्स मौजूद हैं और यह समझ लें कि ये टेंटिकल्स है। आप जरा गौर करें, इस क्लास सीलिएटा के अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस आपको मिल रहा था, तो यहां पर नहीं मिलेगा। ये किसी पत्थर से जुड़े हुए मिलेंगे आप। ठीक है, ये जो है ये किसी पत्थर से जुड़े हुए मिलेंगे। तो इनिशियल लाइफ में इनमें सीलिया मौजूद है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो है अपनी अटैच लाइफ गुजारेगा, किसी पत्थर वगैरह के साथ अटैच लाइफ गुजारेगा। अब इनको खुद जाके अपना शिकार पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो इनके टेंटिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये जो इनके टेंटिकल्स मौजूद हैं, ये टेंटिकल जो है वो आपके पास इसकी मदद से जब शिकार इनके करीब आएगा तो ये इसको पकड़ ले। ठीक है, बस इतनी बात आपने सेक्टोरिया में याद रखनी है और एक ही एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट क्लास की तरफ आ जाइए। अगली क्लास है आपके पास क्लास स्पोरोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आपके पास क्लास स्पोरोजोआ। क्लास स्पोरोजोआ की रिनाउंड एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम। ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज प्लास्मोडियम। दूसरी जो आपके पास एग्जाम्पल है वो आपके पास है मोनोसिस्टिस। कॉक्सीडियम। ये तीन एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, कॉक्सीडियम, मोनोसिस्टिस और प्लास्मोडियम। क्लास स्पोरोजोआ की खास बात यह है कि तमाम मेंबर्स पैरासिटिक है। ठीक है, तमाम के तमाम पैरासिटिक। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो टोटली इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर टोटली एब्सेंट। ठीक है, अगर मैं प्लास्मोडियम की आपको शेप बताऊं तो जो प्लास्मोडियम की शेप है वो देखें ऐसी, कोई न सीलिया न फ्लैजिला ना आपके पास कोई सीरोपोडिया, कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर टोटली आपको क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। अच्छा, यहां पे चंद बातें याद रख लें। मोनोसिस्टिस जो है ये पैरासाइटिक होता है और कहां रहता है, सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवॉर्म में रहता है। फाउंड इन सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवॉर्म। कॉक्सीडियम के बारे में बात करूं तो ये पोल्ट्री में रहता है। ठीक है, कॉक्सीडियम के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये पोल्ट्री में रहता है, मुर्गियों वगैरह के अंदर एज अ पैरासाइट अपनी लाइफ स्पेंड करते। और असल जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, हम प्लास्मोडियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। ठीक है, दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये दरअसल आपके पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसका, मलेरिया। मैंने फर्स्ट ईयर या सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए सुना है
कभी वायरस का नाम लेते हैं कि मलेरिया हो गया, कभी बैक्टीरिया का नाम लेते हैं कि मलेरिया हो गया। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, याद रखिए, ठीक है। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बाय अ प्रोटोजोम या प्रोटोप्टेस्ट, ठीक है। चलिए, ये आपसे बात हो गई क्लास स्पोरोजोआ के बारे में। अब हम डिटेल में आपको बताने जाएंगे मलेरियल पैरासाइट जो है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपसे बात करेंगे, यानी प्लाज्मोडियम की हम बात करेंगे आपसे डिटेल। किसी को अगर मलेरिया हो तो मे बी वो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम हो सकता है, मे बी प्लाज्मोडियम मलेरी हो सकता है, किसी को प्लाज्मोडियम विवेक्स हुआ करता है, किसी को प्लाज्मोडियम ओवेल हुआ करता है। तो प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज आपको मिलेगी, ठीक है। प्लाज्मोडियम की आपको बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी, तो इस बात को ध्यान में रखें। किसी को मलेरिया हुआ कुछ दिनों में सही हो गया, किसी को मलेरिया हुआ साल भर तक मलेरिया नहीं जाता, कुछ ऐसे लोग। क्यों? उन्होंने वो दवाई इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि जो उनको जो है उस मलेरिया से निजात दिलाए। वो कहते हैं हमें तो हर वक्त बुखार चढ़ा रहता है और हम तो जितनी बार टेस्ट करा रहे हैं मलेरिया ऑलरेडी बाहर है। वजह ये है कि उन्होंने उस मलेरिया को, पैरासाइट को मारने के लिए जब मखसूस दवाई नहीं दी, इस वजह से उनका मलेरिया जाता नहीं, ठीक है। चलिए, इतना नोट करना है। ACINET एसिनेटा ट्यूबरोसा, TUBEROS, एसिनेटा ट्यूबरोसा।
चलिए आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे फर्दर। मैंने आपको शुरू में बेटा एक बात बताई थी कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है उसकी लाइफ साइकिल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। वही लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करूं यानी कि प्लाज्मोडियम जो है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपसे बात करूं। लेकिन सबसे पहले ये सुन लें कि कभी अगर आपको मच्छर काटे तो आप जो है वो ये मत समझिएगा कि बस लाजमी आपको मलेरिया हो जाएगा। आप लिखने में बाद में बात कर ले। उस दिन ही मैंने आपको इसीलिए बाहर भेजा। मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे किसी का लिखना पसंद नहीं है, सिर्फ तवज्जो से सुनना पसंद। क्या काम कर रही हो बता दो, क्या कर रही हो? मेरा लेक्चर नोट कर रही हो? पुराना और भी तवज्जो इधर होगी। छोड़ दीजिए, मैंने तो बोर्ड साफ कर दिया, ब्लैंक लिख रही हो। कभी मच्छर काटे अगर, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको मलेरिया हो जाएगा। पैर अंदर करके बैठो। मच्छर की बहुत सारी अक़साम है। एनोफिलस मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स होता है, स्टीफेंसी होता है, एडिजिप्टी मॉस्किटो होता है, ठीक है। और इनमें मेल अलग फीमेल अलग ही कैटेगरीज है। मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया जो आपके पास मच्छर जो कॉज करता है, जो ट्रांसमिट करता है, वो आपके पास है एनोफिलस। और एनोफिलस में कौन सा है? एनोफिलस में आपके पास है फीमेल एनोफिलस, ठीक है। जो मॉस्किटो मौजूद है वो मौजूद है आपके पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। कहा ही जाता है कि इस मच्छर के यहां पे जो स्लाइवरी ग्लैंड है, इस मच्छर का जो स्लाइवरी ग्लैंड है तकरीबन 1 लाख से लेके तकरीबन 2 लाख, ठीक है, तकरीबन 1 लाख से लेके 2 लाख तक जो है यहाँ पे इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं, ठीक है। 1 लाख से तकरीबन 2 लाख तक तकरीबन इसके अंदर आपको प्लाज्मोडियम मिलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ रहते हैं। अब आप जरा गौर करें, मच्छर को मलेरिया नहीं होता, ठीक है, मच्छर को मलेरिया नहीं होता, बस ये रहते हैं। और जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करेगी उसका मकसद खून सक करना है। तो जब वो खून सक करती है तो उस दौरान ये प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब जब ब्लड सक करेगी, मेरी और आपकी जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही होंगी नीले रंग की, ये वेन्स। मच्छर जब अपना प्रोबोसिस दाखिल करता है तो कहते हैं कि यहाँ पे इसके आगे कुछ एनेस्थीसिया मौजूद होता है, हमें पता भी नहीं चलता और वो प्रोबोसिस अंदर चला जाता है। एनेस्थीसिया क्या होता है? बेहोशी, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होता है? बेहोशी होती है। किसी का कोई दांत निकालना है या ऑपरेशन करना है तो बेहोशी जो दी जाती है उसको कहते हैं एनेस्थीसिया। किताबें बताती हैं कि इसका जो प्रोबोसिस है, इसके टिप के ऊपर एनेस्थीसिया मौजूद होता है कि जब ये पियर्स करती है तो ये हमें महसूस भी नहीं होता और वो अंदर चला जाता है।
ब्लड सक करती है, उस ब्लड सकिंग के दौरान ये जो प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स हैं ये इंसान के ब्लड में आ जाते हैं। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ब्लड क्यों सक करती है, ठीक है, मेल क्यों नहीं सक करता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर खाने पीने के लिए ब्लड सक कर यहाँ पे जरूरत है तो फिर मेल एनोफिलस को भी ब्लड सक करना चाहिए, फीमेल से क्यों सक करती है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ब्लड इसलिए सक करती है कि उसको अपने अंडे मैच्योर करना होता है। हमारा जब ब्लड सक ये करती है तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसको चाहिए होता है, ठीक है। वो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो इसको चाहिए होता है। जब वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसको चाहिए होता है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो उसको चाहिए होता है, तो वो क्या करती है उसकी मदद से अपने अंडों को निचोड़ती है। अच्छा, आपके ज़हन में आएगा सर हमने आसपास मच्छर देखे मुख्तलिफ किस्म के ब्लड सक कर रहे होते हैं क्यों नहीं होते? एडी इजिप्टी मॉस्किटो जो आप आजकल देख रहे हैं डेंगू फैला हुआ है, तो डेंगू जो है वो एडी इजिप्टी मॉस्किटोस के तरीके से, ठीक है। अच्छा अब सुनिए जरा गौर से, क्योंकि मेरा टॉपिक मलेरिया का है, एक छोटी से छोटी बात भी आपको बताना चाहिए। मलेरिया का बेटा लफ्ज आया है मेल और एराया से। मेल कहते हैं बेड को, एराया कहते हैं एयर, बैड एयर, यानी गंदी हवा चली, ठीक है, एक गंदी हवा चली और उस गंदी हवा के चलने की वजह से क्या हुआ, उस गंदी हवा के चलने की वजह से क्या हुआ, लोगों में सिम्टम नजर आना शुरू हो गए, बुखार, ठीक है, सर्दी के साथ बुखार, ठीक है, और कुछ मजीद सिम्टम जो मलेरिया में हमें मिलते हैं। तो इसलिए इसको नाम शुरू में दिया गया मेल एराया बैड एयर। आजकल जो आप कोरोना वगैरह से हलाकतें सुन रहे हैं, दुनिया में एक बड़ी पॉपुलेशन, याद रखिएगा, मलेरिया से एक जमाना था जब इसका इलाज नहीं था तो इससे मर चुकी, एक बड़ी पॉपुलेशन। और जिस तरह आजकल उसका खतरा है, कोरोना का खतरा है, तो मलेरिया जो है वो उसका खतरा इसी तरह से होता था। और मैं आपको एक छोटी सी बात अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, वो बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का होता है उसको अगर मलेरिया हो तो वो उसके लिए अभी भी इतना ही डेंजरस है जिस तरह एक पहले जमाने में जब मेडिसिन नहीं दरियाफ्त हुई तो उसके लिए था। क्योंकि छोटे बच्चे को अगर मलेरिया होता है तो वो होता है दिमाग का मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, कि बच्चा अपनी जान से जा सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ये और दूसरे मसले हो सकते हैं। मैंने अस्पताल में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके बचने के चांसेस या ज़हनी तौर पे माजूर होने के चांसेस की वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि उस बच्चे को जो है वो 1 साल से कम उम्र का था, उसको मलेरिया हो गया, ठीक है। ये आपको मैं अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए कह रहा हूँ कि आप ये सब चीजें ध्यान में रखें। चलिए अब आ जाए लाइफ साइकिल की तरफ। लाइफ साइकिल के बारे में इतना सुन लें कि जितनी बातें मैं आपसे लाइफ साइकिल के बारे में करूंगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक दे, आपको पढ़ने का शौक दे, आप जब मेडिकल में जाएं तो जितना मैं अभी बता दूंगा आप समझ लें कि आप मेडिकल में भी उतना ही जाके पढ़े। आपके कोर्स में इतना मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, ठीक, लेकिन आपके कोर्स में इतना है। अच्छा अब सुनिए जरा गौर से, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने आके काटा, ब्लड सक किया, तो ये आपके पास प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है इंसान की बॉडी में ट्रांसमिट हो, ठीक है। अच्छा मच्छर काट के चला गया। अब ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये ब्लड में आया, और ब्लड में आने के बाद क्या हुआ, ब्लड में आने के बाद आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, तो ये जो ब्लड है ये सबसे पहले कहां जाएगा,
सबसे पहले ये जो ब्लड है ये आपके पास पूरी बॉडी में जाएगा और खास तौर पर इसका टारगेट क्या है, लिवर। तो यहां पर आपसे बात करूंगा कि जो साइकिल शुरू हो रही है वो आप समझ लें कि आपसे बात करना शुरू कर रहा हूं लिवर के बारे में। ये प्लाज्मोडियम लिवर में जाएगा और प्लाज्मोडियम लिवर में जाने के बाद वहां के सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। अगर आपके पास ये लिवर के सेल्स हैं, प्लाज्मोडियम लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और क्या करेगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा। अपनी तादाद जब बढ़ाएगा तो आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको नाम देंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। ठीक है, हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या कहते हैं कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स के लिवर से निकलेंगे, फिर मजीद फ्रेश लिवर सेल्स पे हमलावर होंगे। अगेन इनको हम नाम देंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। जो नाम मैंने ऊपर लिखा है वही नाम मैंने दोबारा नीचे लिखा। ठीक है, कुछ किताबों में आपको ये पहली जो खेप आती है इसको क्रिप्टोजोइट्स कहा हुआ होता है, जो दूसरी खेप आती है उसको मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहा हुआ होता है। मे बी कि अगर आपके पास कोई बहुत ही पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब होगी तो उसमें क्रिप्टोजोइट्स और मेटाक्रिप्टोजोइट्स लिखे हुए मिलेंगे आपको। आजकल जो रिसेंट एडिशन आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ मिलता है आपको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। तो ब्लड में जब प्लाज्मोडियम आए, लिवर में गए, लिवर में जाने के बाद उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई। जब उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई तो तादाद बढ़ाने पर, ठीक है, तादाद बढ़ाने पर उनको क्या नाम दे रहे हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। ठीक है, यह हम इनको नाम दे। लिवर में जो इसने अपनी डिवीजन की है प्लाज्मोडियम में, हम इसको बेटा क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं, साइकिल को के टुकड़े को नाम देते हैं हेपेटिक स्कीजोगोनी। जरा स्पेलिंग देख लीजिए, SCHIZOGONY। इसको शाइजोगोनी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्कीजोगोनी। SCHIZOGONY। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं हेपेटिक स्कीजोगोनी। ठीक है, हेपेट का मतलब लिवर, उसको हम नाम दे रहे हैं स्कीजोगोनी। या स्कीजोगोनी का जरा मतलब समझ लें। आपने पीछे फिजन का नाम सुना है? आपने जो पीछे फिजन का नाम सुना है उसमें एक बैक्टीरिया दो बनाता है, वो कहलाती है बाइनरी फिजन। अगर दो बनता है तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। अगर एक दो में डिवाइड हो तो बाइनरी फिजन, और अगर एक बहुत सारों में डिवाइड हो, 4 में, 8 में या उससे भी ज्यादा में, उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो यहां पर अगर इस स्कीजोगोनी की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास स्पोरोजोआ मेंबर बाय मल्टीपल फिजन। डेफिनेशन आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। क्लास स्पोरोजोआ आपने अभी पीछे पढ़ी है, क्लास स्पोरोजोआ में नाम सुने आपने प्लाज्मोडियम, कॉक्सीडियम, मोनोसिस्टिस। अगर इनमें से कोई मल्टीपल फिजन करेगा तो उसको हम नाम देंगे स्कीजोगोनी। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में
सबसे पहला इसका फेज क्या होता है? सबसे पहला फेज ये होता है कि लिवर में पहुंच के अपनी तादाद बढ़ाता है। अभी इंसान को मलेरिया नहीं हुआ, अभी अपनी तैयारी कर, ठीक है, मलेरिया के अभी सिम्टम नजर नहीं आ रहे, ठीक है, मलेरिया के अभी सिम्टम नजर नहीं आ रहे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे रेड ब्लड सेल की बात, तो उसमें सिम्टम नजर आए। इतना नोट करना है तो आप फिलहाल कर सकते। मैंने मच्छरों के नाम बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखे, बाकी जो मैंने नाम लिए क्योंकि आप में से आपकी स्टेज पे कोई भी जाती मच्छरों के नाम नहीं पूछेगा। मैंने सिर्फ अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कि ये इतना हॉट टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हर छोटी से छोटी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है।
हाथ में पहनने वाला जो रिंग होता है ना, ये देखिए ये ऐसा है, हाथ में पहनने वाला जो रिंग होता है ये वैसा होता है। अब इसमें ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म। तो रेड ब्लड सेल के अंदर अब जो प्लाज्मोडियम आपको नजर आ रहे हैं वो हाथ में पहने हुआ जो रिंग होता है उस जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसको हम नाम देते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। चलें, इसके बाद आइए सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद अगली जो आपको फॉर्म मिलेगी वो आपको मिलेगी, दिस इज कॉल्ड अमीबॉइड स्टेज। अमीबा के जैसे सीरोपोडिया होते हैं, अमीबा में जैसे सीरोपोडिया होती है तो उस जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो ये अमीबॉइड स्टेज कहला रही है। फिर उसके बाद आइए अगली स्टेज क्या है। अगली स्टेज में क्या होता है कि बाकी चीजें तो वैसी ही रहती हैं, इसका जो न्यूक्लियस है वो काफी सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो काफी सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जब काफी सारे न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्कीजोन। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे स्कीजोन, SCHIZON, स्कीजोन। स्कीजोन के बाद आइए ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, अब इसका पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो देखिए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर जिसके अंदर बने हुए नजर आ रहे हैं इनको हम नाम देंगे मीरोजोइट्स। अगली स्टेज में क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स को ये मीरोजोइट्स इतने ढेर सारे होंगे, ये मीरोजोइट जो है वो रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल आएंगे और दोबारा से क्या करेंगे, फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पे हमला होगा और फिर ये साइकिल जो है इस तरीके से आपके पास कंटिन्यू। ठीक है, जो साइकिल आपने देखी वो कंटिन्यू। एक बार फिर से रिपीट करो, लिवर में बने एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट रेड ब्लड सेल पे हमलावर होते हैं, तो जो फॉर्म हमलावर होती है वो कहलाती है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट के बाद रेड ब्लड सेल के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है ये हाथ में पहने हुए रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। इसमें जो सिग्नेट रिंग स्टेज मैंने यहां बना के दिखाई है, इसका न्यूक्लियस एक कोने में, बाकी आपको एरिया साइटोप्लाज्म का नजर आ रहा है। दिस इज टर्म्ड एज सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद बेटा ये स्ट्रक्चर जो एक अमीबा लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो स्टेज कहलाएगी अमीबॉइड स्टेज। अब फिर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस काफी सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो है वो काफी सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है स्कीजोन। ठीक है, ये कहलाता है स्कीजोन। अब फिर उसके बाद न्यूक्लियाई डिवाइड होने के बाद अब उसका साइटोप्लाज्म में अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा तो अब बहुत सारी क्या बन जाएंगे, बहुत सारी ये बन जाएंगे आपके पास मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स आपके पास रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करेंगे और रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएंगे और नए फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पे हमला होगा। आप ये वाली स्टेज देख लीजिए कि जिस स्टेज पे क्या हुआ, जिस स्टेज पे रेड ब्लड बुखार है, फीवर चेक। रेड ब्लड सेल को एक तो बर्स्ट नहीं हो रहा होगा, हमें बताएं हमारी बॉडी में कितने रेड ब्लड सेल्स हैं,
पर क्यूबिक मिलीमीटर 52 लाख होती है, 52 लाख। और वॉल्यूम का यूनिट क्या बता रहा हूं, लीटर नहीं बता रहा, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बता रहा, क्यूबिक मिलीमीटर बता रहा। उस क्यूबिक मिलीमीटर में 52 लाख होते, सोचिए जरा, रेड ब्लड सेल्स। अब कितने ढेर सारे रेड ब्लड सेल्स अफेक्टेड होंगे, जब रेड ब्लड सेल बर्स्ट होंगे, उसमें से क्या होगा, जब रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होंगे तो उसमें से ये प्लाज्मोडियम जो है निकल के बाहर आ रहे होंगे, ठीक है, ये निकल के बाहर, ये न्यूरोजॉइड्स निकल के बाहर आएंगे, प्लाज्मोडियम की जो फॉर्म है, फ्रेश रेड ब्लड सेल्स में हमलावर होंगे, ठीक है, फ्रेश रेड ब्लड सेल्स जो है उस पे हमलावर होंगे। और इस पे क्या होगा आपके पास, अब पर्सन जो है जब केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, ब्लड में आएंगे, तो अब होगा क्या कि अब उसको बुखार और दूसरी चीजें शुरू होते हैं। हमें बुखार कैसे चढ़ता है, हमारी बॉडी में कभी व्हाइट ब्लड सेल्स और जो पैथोजन बॉडी में आएगा, जब उसकी लड़ाई होती है तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो केमिकल्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, और दिमाग में पहुंचने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर, आप छोटे छोटे हैं, आप इतना मुश्किल वर्ड शायद अब्सॉर्ब ना कर पाए, आप समझ लें ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स क्या करता है, हमारे ब्रेन में जाके एक्शन करता है और क्या करता है, हमें फीवर कॉज करवा देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फीवर में चिल्स शुरू नहीं हुआ था, यहाँ शुरू हो गया जब रेड ब्लड सेल, तो फीवर विद चिल्स जो है वो शुरू। आप कौन से टेस्ट का पढ़ रहे हो, आज टेस्ट किस चीज का है, उर्दू पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉपी करें इसको। अच्छा, आप लोगों की कोई रिवीजन क्लास जो है वो मैंने रखनी है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं आपको बस एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि देखिए जब भी रिवीजन होगा ना, एक बात ध्यान में रख लें, ये चैप्टर सेट का सबसे पहले, ठीक है, किसी का लेट एडमिशन हुआ हो, किसी ने क्लास वगैरह नहीं ली हो, तो वो जब भी आपको अनाउंस करेंगे तो आप कहेंगे सर कौन से टॉपिक का रिवीजन होगा, तो जो हमने शुरू में क्लासेस शुरू की थी तो वही सेल से फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंजाइम, इसी तरह से रिवीजन हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई रिवीजन अनाउंस करेंगे तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले रिवीजन कराएंगे, ठीक है। अब जिसको सेल अटेंड करना हो वो ऑप्शनल क्लास होती है, जिसको अटेंड, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने पहले से पढ़ा हुआ हो, लेकिन होगा ये कि जब मैं लेक्चर दूंगा तो बीच में बोल रहा होगा, मुझे बता रहा होगा, आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। आमतौर पे ऐसे बच्चे जिनको नहीं आता, मैं कोशिश करता हूँ मैं उन पे फोकस करूं, तो जिन्होंने नहीं किया हो बस वही आएगा। सर जैन कभी भी अनाउंस करें, ठीक है, तो वो आपके पास ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल का मैंने कल डिसएडवांटेज ना लीजिएगा कि नहीं हमारा आज मूड नहीं हो रहा, क्या कहते हैं कि नहीं, हालांकि हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हम नहीं जा रहे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ऑप्शन से इसलिए किया है क्योंकि वो सर जान ने मुझे अभी तक टाइम नहीं बताया किस टाइम पे रखेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई दूसरा टाइम घर में कोई और दूसरे मामला क्लैश हो रहे हो, तो संडे को या कोई और क्लैश हो रहा हो टाइम, तो उसमें कहीं आप फिर परेशान हो, इसलिए मैंने ऑप्शन का यूज किया। लेकिन आपको बेहतर पता है कि आप में से किसका एडमिशन हुआ था या क्या।
बिल्कुल सही से डायग्राम कॉपी करें और अभी कभी आपको याद भी हो जाए। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर होगा तो जब वाइट ब्लड सेल इस पे इस अटैक नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा है कि वो व्हाइट ब्लड सेल को कैमोफ्लेज करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के पड़ोस में से निकल जाएगा लेकिन व्हाइट ब्लड सेल को कुछ भी नहीं करेगा। इस सरफेस पे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं कि उनकी प्रेजेंस कैमोफ्लेज हो जाती है, छुप जाती है। तभी तो हम बीमार पड़ते हैं, अल्लाह हम कोई बीमारी नहीं पड़ती। ठीक है, बात बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरिया पड़ोस में से निकल जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल इस स्टेज पे पकड़ेगा। अब ये कह रहे हैं इस स्टेज पे भी बुखार कैसा है? फर्स्ट हुआ है, इससे रेड ब्लड सेल के केमिकल रिलीज हुए कि नहीं, वो केमिकल्स ब्रेन पे जाएंगे, उसके कैसे पकड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल ने पकड़ा नहीं है। अब जो केमिकल्स रिलीज होंगे वो केमिकल सब्सटेंसेस व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रिगर करेंगे, प्रमोट करेंगे, या वो अपनी वर्किंग जो वो शुरू करें। अब बॉडी को समझने कुछ लगने लगेगा, सब्सटेंस जो बॉडी में दाखिल। चले इसके बाद आइए फर्दर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हाँ बोले, कोई सवाल करना है? अच्छा सुनिए मेरी बात गौर से। मैंने आपसे कहा हेपेटिक स्किज़ोफ्रेनिया को हम प्री-रिसोसाइटिक फेज भी कह सकते हैं।
ठीक है, मरीज पूछता है डॉक्टर से कि मैं सही क्यों नहीं हो रहा, व्यक्ति दवाई ले, तो डॉक्टर मरीज को बताता है कि दरअसल आपको प्लाज्मोडियम विवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल जो है उसका मलेरिया हुआ, जिसने लिवर को अफेक्ट किया है। अब वो दवाई जो लिवर पे पहुंच के पैरासाइट को मारेगी, आपको वो इस्तेमाल करना। पहले जो दवाई दी थी वो रेड ब्लड सेल में जाके काम करती, वहां जाके उसको मारती, लेकिन अब उसकी दवाई तब्दील करना होगा। ये मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो परेशान थे कि हमारा मलेरिया सही नहीं होगी देना, हम क्या करें। अब माशाल्लाह से आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट, एक जनरल नॉलेज बहुत आराम इजी नॉलेज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसी नॉलेज तो रखी जा सकती है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा, अब ये दूसरे वाले प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, कराची में ज्यादातर लोगों को जो है वो फॉल्सीपेरम वाला मलेरिया होता है। तो वो क्या होता है आपके पास कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो रेड ब्लड सेल्स में हमलावर होते हैं, फिर दोबारा साइकिल रिपीट होती है, फिर दोबारा साइकिल रिपीट होती है। एक वक्त आता है कि अब की बार जब रेड ब्लड सेल से वो निकलेंगे तो वो मीरोजोइट्स बन के नहीं निकलते, बल्कि वो अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड हो जाते, ठीक है, बल्कि वो जो है वो अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड हो जाते, ठीक है, बल्कि वो जो है वो अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं। तो अब इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं माइक्रो गैमीटोसाइट, और दूसरा जो बड़ा है उसको हम नाम देते हैं मैक्रो गैमीटोसाइट। So one is termed as microgametocyte and the other is termed as macrogametocyte. और इनका ये बनना जो है माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट, इनका बनना जो है ये क्या कहलाता है, गैमेटोसाइटोजेनेसिस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि मीरोजोइट्स बने, मैंने कहा वो रेड ब्लड सेल्स में हमलावर होते हैं, फिर दोबारा साइकिल रिपीट करेंगे, मीरोजोइट्स बनाएंगे, फिर दोबारा साइकिल रिपीट करेंगे, मीरोजोइट्स बनाएंगे। एक वक्त आएगा कि वो बार-बार रेड ब्लड सेल्स पे हमला करने से थक जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि अब रेड ब्लड सेल पे जब वो हमलावर होंगे तो अब की बार रेड ब्लड सेल से मीरोजोइट्स नहीं निकलेंगे, बल्कि क्या निकलेंगे, माइक्रोगैमेटोसाइट्स और मैक्रोगैमेटोसाइट्स। तो माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट्स का बनना ये कहलाता है गैमेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। यहां पे स्किज़ोफ्रेनी कंप्लीट हो, इंसानों का फेस कंप्लीट हो। अब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट कर रही है, तो ये जो माइक्रो मैक्रो गैमेटोसाइट है ये उसकी बॉडी में चली जाएंगे, बकिया साइकिल अब उसकी बॉडी है, कितना नोट करें।